तो गाइस आज हम बात करेंगे लोकीसम के चैप्टर नंबर 533 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल लोग चोई बोंगपेल तक पहुंच चुके होते हैं, यानी कि वो इंसान जो बुशान में माल सप्लाई करती है। और आपको पता है कि मैं माल का असली नाम यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकता, नहीं तो मेरी वीडियो में एज रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जैसे ही चोई बोंगपेल डैनियल लोगों के सामने आई होती है तो डैनियल लोगों की बोलती बंद हो चुकी होती है, क्योंकि डैनियल लोगों को अब तक ये बात नहीं पता थी कि चोई बोंगपेल एक लड़की है। इसलिए चोई बोंगपेल अभी डैनियल लोगों को बोल रही होती है, तुम सारे के सारे इस तरीके से चुप क्यों हो? तुम सब ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया है, आखिर तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? डैनियल कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे क्या चाहिए। मैं चाहता हूँ तुम बुशान के चारों गैंग्स के हेड्स को यहाँ पे बुला के लाओ, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। आखिर तुम 4 गैंग्स के हेड्स को ढूंढ क्यों रहे हो? शायद तुम मेरे ऊपर यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये माल सप्लाई करने का बिजनेस मेरा अपना है। इस बिजनेस से उन 4 गैंग्स के हेड्स का कुछ भी लेना देना नहीं है। तुम पूछ रही हो कि हम उन लोगों को क्यों ढूंढ रहे हैं, उसका सिर्फ एक रीजन है, और वो ये है कि हम बुशान के उन गैंग्स को डिफीट करना चाहते हैं। क्या सच में? क्या वाह, ऐसे हंसने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारा प्लान पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने की सोच रही हूँ। क्या उनको हराने में तुम हमारी मदद करोगी? लेकिन तुम तो उन सब के बारे में बहुत ही तमीज से बात कर रही हो, तुम जरूर उनकी रिस्पेक्ट करती हो। देखो बात ऐसी है कि मैं उन लोगों की तरफ नहीं हूँ। एट लास्ट वो लोग मेरे टारगेट हैं। हमने तुम्हें उन्हें बुलाने के लिए कहा है और तुम यहाँ पे हमारे सामने बकवास कर रही हो इतनी देर से। वेल, मुझे लगता है तुम्हारा मुंह खुलवाने का हमारे पास एक और रास्ता है, और वो ये कि हम तेरे सारे के सारे माल को यहाँ पे आग लगा दें। चोई बोंगपेल थोड़ा सा चिल्ला के कहती है, क्या तुम लोगों का दिमाग खराब हो चुका है? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरे पास कोई भी चीज नहीं है जिससे मैं उनको कांटेक्ट कर सकूं, और अगर मैंने उन्हें कांटेक्ट करके यहाँ बुला भी लिया तो मेरे कहने पे वो यहाँ पे कभी नहीं आएंगे। मैं बस तुम्हें उनके बारे में जानकारी दे सकती हूँ, उन्हें यहाँ पे नहीं बुला सकती। मैं इतनी देर से तुम्हें बोल रही हूँ, भले ही मैं उनके लिए काम कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी तरफ नहीं हूँ। विंजन डैनियल को कहता है, ये साफ साफ झूठ बोल रही है। डैनियल कहता है, ठीक है वास्को, जो हमने बंदोबस्त करा था उसको निकालो। चोई बोंगपेल कहती है, क्या तुम लोग मुझे टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। लेकिन वास्को यहाँ पे एक लाइ डिटेक्टर ला रखा होता है, जो कि इन लोगों ने चोई बोंगपेल के हाथ पे लगा दिया होता है, और अब उससे सवाल पूछने वाले होते हैं। और वास्को लोगों के मुताबिक अगर चोई बोंगपेल ने झूठ बोला तो उसको करंट का झटका लगेगा। तो खैर चोई बोंगपेल से पहला सवाल पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम चोई बोंगपेल क्यों है? क्योंकि ये नाम तो लड़कों का होता है और तुम एक लड़की हो। चोई बोंगपेल कहती है, मेरे डैड ने मुझे ये नाम दिया था। डैनियल कहता है, तो तुम्हारा प्लान ये है कि 4 मेजर क्रूज में तुम अपनी जगह बनाओ, है ना? मुझे लगता है इसका जवाब मैं तुम्हें दे चुकी हूँ। ठीक है, तुम्हारी बॉडी का मेजरमेंट क्या है? क्या तुम किसी को पसंद करती हो? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? तुम पहली बार इस चीज को टेस्ट कर रहे हो मेरे ऊपर, है ना? इससे पहले तुमने ये चीज कभी भी टेस्ट नहीं करी। नहीं, हमने इसको काफी बार टेस्ट करा है। इसको इस्तेमाल करने के मामले में हम लोग एक्सपर्ट हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों को धीरे धीरे करके सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अगर तुम लोग 4 मेजर क्रूज के ऊपर हमला कर देते हो और उनको हरा देते हो तो मैं उनकी जगह ले लूंगी। मैंने तुम लोगों को फाइट करते हुए देखा था अपने लोगों से, और मुझे लगता है अगर तुम सारे के सारे एक साथ उन लोगों के ऊपर हमला करोगे तो तुम साथ में मिलके भी उन चारों के चारों हेड्स को नहीं हरा पाओगे। लेकिन कम से कम मैं ये उम्मीद करती हूँ उनमें से जो सबसे कमजोर होगा तुम उसे हरा दोगे। इसका मतलब 4 मेजर क्रूज में एक जगह खाली हो जाएगी। उसके बाद तुम्हें क्या लगता है वो जगह कौन लेगा? लेकिन जैक चोई बोंगपेल के बिल्कुल पास आता है और कहता है, लगता है तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। तुझे बता दूं, तेरे लिए कोई भी ऐसी पोजीशन नहीं बचेगी जिसके ऊपर तू राज कर सकेगी। हम यहाँ पे 4 मेजर क्रूज को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे और उससे रिलेटेड जो भी चीजें होंगी सबको खत्म कर देंगे। इसका मतलब जिस किंग ऑफ बुशान को तू फॉलो करती है उसको भी निपटा दिया जाएगा। चोई बोंगपेल एक स्माइल के साथ कहती है, क्या किंग ऑफ बुशान को भी? बेवकूफ हो, क्या तुम अभी कोई सपना देख रहे हो? वुल्फ से हमेशा सतर्क रहना, नहीं तो वो तुम्हें फाड़ के रख देगा। ये बात चोई बोंगपेल बिल्कुल जैक के मुंह के पास आके कहती है, जिस वजह से जैक हड़बड़ा जाता है और कहता है, मुझसे दूर हटो, मेरी जिंदगी में सिर्फ मीरा है और कोई नहीं। चोई बोंगपेल लाई डिटेक्टर को फेंकते हुए कहती है, क्या पागलों की तरह बड़बड़ाए जा रहा है? वैसे मैंने तुम्हें अपनी आखिरी चेतावनी दे दी है। डैनियल कहता है, ये तो आगे देखा जाएगा कि वुल्फ हमें फाड़ सकता है या फिर नहीं। तुम बस हमें 4 क्रूज के बारे में जानकारी दो। डैनियल अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये किंग ऑफ बुशान को ही वुल्फ बोल रही है? चोई बोंगपेल कहती है, इतनी भी क्या जल्दी है? इससे पहले मैं तुम्हारी मदद करूं, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम लोग मुझे यहाँ पे बांध दो। जैक कहता है, हे चोई बोंगपेल, हमें इस बात से कोई भी ऐतराज नहीं है, लेकिन हम उस तरीके के लोग नहीं हैं जैसा तुम हमें समझ रही हो। हम तुम्हें क्यों बांधेंगे? चोई बोंगपेल कहती है, अबे यार, अबे मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर तुम 4 गैंग्स को नहीं हरा पाए तो मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। इसलिए इससे पहले कि मैं तुम्हें उनके बारे में कुछ भी बताऊं, मुझे अपने आप को बिल्कुल ऐसा दिखाना है जैसे मैंने खुद को बचाने के लिए और पूरी जगह को बचाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करी थी। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम लोग मुझे बांध दो, ताकि सबको ऐसा लगे कि मैंने तुम्हें अपनी मर्जी से सब कुछ नहीं बताया था। वास्को कहता है, डेफिनेटली ये एक नॉर्मल लड़की नहीं है। हडसन कहता है, हाँ
एंशन की लौंडिया भी ऐसी ही होती हैं। तो खैर इन लोगों ने चोई बैंकपेल को अच्छे से हवा में बांध दिया होता है। डैनियल कहता है इतना ठीक है ना, अब तो ऐसा लग रहा है ना जैसे हमने तुझे बहुत ज्यादा डराया धमकाया होगा और तभी तूने हमें जानकारी दी होगी, है ना। लेकिन इतने में ही हडसन चोई बोंगपेल के सारे माल पे आग लगा देता है। वैसे भी भले ही चोई बोंगपेल इनकी मदद कर रही है, उसके बावजूद भी डैनियल लोग उसको ये माल वाला बिजनेस नहीं करने दे सकते, इसलिए उन्होंने ये माल जलाया होता है। लेकिन चोई बोंगपेल के चेहरे में अब भी स्माइल होती है और वो अपनी बात आगे बता रही होती है डैनियल लोगों को। चोई बोंगपेल कहती है ठीक है, जो मुझे पता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। वादा करो 4 में से कम एक हेड को तो तुम निपटा ही दोगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डैनियल लोग यहाँ से जा चुके होते हैं और चोई बोंगपेल के लोग यहाँ पे आ चुके होते हैं। ऑब्वियसली ये लोग यहाँ की सारी आग बुझा देते हैं और चोई बोंगपेल को भी आजाद करवा देते हैं। बट इन लोगों के लिए दिक्कत यह होती है कि चोई बोंगपेल का सारा माल जल चुका है। बट चोई बोंगपेल बहुत ही शानी किस्म की लड़की होती है। दरअसल जो जला है वो असली माल नहीं होता, वो नकली होता है। यानी कि चोई बोंगपेल अपने घर से यहाँ पे आटा लेके आ रखी थी और डैनियल लोगों ने आटा जला दिया। और चोई बोंगपेल अपने मन में सोच रही होती है जो बंदे अभी यहाँ पे आए थे क्या वो सच में 4 हेड्स में से किसी एक को भी हरा पाएंगे। और ऑब्वियसली चोई बोंगपेल ने जो डैनियल लोगों को जानकारी दी है अभी हमें वो पूरी तरीके से बताई नहीं गई है। इसके दूसरे सीन में हम देखते हैं जैक डैनियल को कहता है आखिर अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। हमें 4 मेजर क्रूज के बारे में जानकारी मिल चुकी है, लेकिन हमें सिर्फ अभी उनकी जानकारी ही मिली है। हमें ये नहीं पता कि उनके हेड्स कहाँ पे हैं। बुशान एक बहुत बड़ी सिटी है, आखिर इतनी बड़ी सिटी में हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे। वास्को के दिमाग का 2G सिग्नल अभी काफी अच्छा पकड़ रहा होता है और वो चिल्ला के कहता है मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। ये जो हमारे पास लाई डिटेक्टर है हम इसको सबके ऊपर इस्तेमाल करेंगे। बुशान में जितने भी लोग रहते हैं हम सबके ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे और उनमें से 4 गैंग्स का हेड कोई ना कोई तो निकलेगा ही। फिर डैनियल कहता है वास्को हमारे पास इतना सब कुछ करने के लिए वक्त नहीं है, हमने उन लोगों के माल में भी आग लगा दी है। ये बात जल्दी ही उनके सारे लोगों तक पहुंच जाएगी, इसलिए हमें ये काम जल्दी करना होगा। जैक कहता है तो तुझे उनके माल पे आग लगानी ही नहीं चाहिए थी ना। डैनियल कहता है लेकिन हम उन लोगों को माल इधर उधर सप्लाई करने नहीं दे सकते थे और भले ही बुशान 4 हिस्सों में बटा हुआ है उसके बावजूद भी बुशान काफी ज्यादा बड़ा है। चाहे हम कितनी भी चालाकी से और कितने भी चुपचाप रह के उनका पीछा करें, उन्हें ढूंढने की कोशिश करें, उन लोगों को हमारे बारे में पता ही चल जाएगा। जैक कहता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। डैनियल कहता है चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है। आज रात को ही हम चारों के चारों हेड्स को पकड़ने वाले हैं। इसके बाद डैनियल के प्लान के मुताबिक हमें बुशान का एक एरिया नंबर 1 दिखाया जाता है। ये एरिया वो होता है जहाँ पे अडल्ट लोग या फिर माइनर भी मजा मस्ती करने के लिए आते हैं गैर कानूनी तरीके का। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे उल्टे काम होते हैं जो कि मैं यहाँ पे बता नहीं सकता, क्योंकि अगर मैंने बता दिया तो ये वीडियो फिर से एज रिस्ट्रिक्शन में चले जाएगी। बस ये समझ लो दिल्ली में जो जीबी रोड है यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही कुछ होता है। बट ये जगह काफी ज्यादा डिसिप्लिन और लग्जरी के साथ चलती है और मानवा वालों ने भी ये बात डिटेल में इसलिए नहीं बताई है क्योंकि उनको बताना अलाउड नहीं है। और यहाँ पे जो जगहें होती है उनको कहा जाता है लग्जरी रूम बार्स। इस एरिया में काफी सारे रूम बार्स होते हैं, इसलिए काफी सारे रूम बार्स में क्रू हेड को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है इन लोगों के लिए। इसलिए जैक को एक रूम बार में वेटर बना दिया जाता है ताकि जैक इन जगहों की जासूसी कर सके जहाँ जहाँ पे वो जाएगा। बट जैसे ही जैक एक रूम बार के अंदर जाता है तो वो देखता है वहाँ पे काफी सारे लड़का और लड़की हैं जो कि अपने हिसाब से काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोग वॉमिटिंग कर रहे हैं। खैर ये चीज मुझे आपको बतानी नहीं चाहिए क्योंकि शायद हो सकता है आप में से कुछ लोग खाना खा रहे हो, इसलिए मुझे माफ कर देना। इसके बाद जैक थोड़ा सा आगे जाता है तो वो देखता है एक लड़की उससे लाइटर मांग रही होती है, लेकिन इस बेचारे के पास लाइटर कहाँ से आएगा, ये तो सिगरेट ही नहीं पीता। जैक थोड़ा सा और आगे जाता है तो एक बंदा उसके गाल में रैपट मार देता है क्योंकि वो बहुत स्लो चल रहा होता है। बेचारे जैक का गाल सूज चुका होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके चेहरे में एक स्माइल होती है क्योंकि वो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करके अपने प्लान को खराब नहीं कर सकता। तो खैर जैक का काम तो आप सबने देख लिया, लेकिन यहीं पे हडसन को भी काम मिला होता है, यानी कि ये चीज डैनियल लोगों के प्लान में आती है। हडसन यहाँ पे वीआईपी बन के गया होता है जो कि चारों तरफ से लड़कियों से घिरा होता है, मतलब चारों तरफ से नहीं, लेफ्ट और राइट से। और ऑब्वियसली जैक को ये चीज देख के गुस्सा आ रहा होता है कि ये तो इतना मस्त कूल वाला काम कर रहा है और जैक बेचारा सबके रैपट खा रहा है वेटर बन के। बट हडसन जो काम कर रहा है वो रियल में भी एंशन में भी इसी तरीके का कुछ काम करता है। उसे लग्जरी होटल्स की काफी ज्यादा आदत है, इसलिए उसे यहाँ पे एक वीआईपी बनाया गया है। इसके बाद हम देखते हैं बुशान के एरिया 2 का सीन और इस एरिया में होते हैं काफी सारे कसिनोज और यही कहीं डैनियल लोगों को बुशान का क्रू हेड मिल सकता है एक। बट दिक्कत तो यह है कि कसिनोज बिल्कुल लीगल होते हैं, ये कोई गैर कानूनी चीज नहीं है, इसके लिए परमिशन लेनी होती है बस। लेकिन डैनियल को ये बात अच्छी तरीके से पता होती है कि ये कसिनोज सिर्फ दिखाने के लिए है, इसके पीछे कुछ और ही काम होता है। हमें बताया जाता है यहाँ कसिनोज में जो चिप्स होती हैं जब उनको कैश के बदले एक्सचेंज कर दिया जाता है तो ये इलीगल होता है और इस इलीगल चीज से बचने के लिए एरिया 2 के हेड ने एक ट्रिक लगाई होती
होती है। यहाँ पे चिप्स को कैश के बदले एक्सचेंज नहीं किया जाता। यहाँ पे चिप्स को एक्सचेंज करा जाता है अल्कोहल या फिर गिफ्ट कार्ड के बदले। बाद में आगे चल के जो कस्टमर्स होते हैं उन गिफ्ट कार्ड और अल्कोहल को दोबारा से कैश से एक्सचेंज कर लेते हैं। और डैनियल लोगों को इस एरिया के सारे कसिनोज में जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें सिर्फ एक कसिनो में जाना है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गेम खेलना है 10 का 20 करने वाला। मतलब कि इन लोगों को भी कसिनो में खेलना पड़ेगा। और यहाँ पे ये काम करने के लिए आए होते हैं विंजिन और वास्को। वास्को यहाँ पे अल हबीबी बन के आ रखा होता है। वास्को ऐसी एक्टिंग कर रहा होता है जैसे सारी दुनिया का पैसा उसी के पास है। शायद जे के पैसों से ये लोग खूब मजे ले रहे हैं। और बुशान के जो तीसरे एरिया का बिजनेस होता है वो काफी ज्यादा बेकार और बुरा होता है। ये बिजनेस होता है स्मगलिंग का, लेकिन इस स्मगलिंग में माल सप्लाई वप्लाई नहीं होता। तीसरे एरिया में स्मगलिंग होती है छोटी छोटी लकड़ियों की। मैंने छोटी छोटी लकड़ियां बोली है तो तुम समझ जाओ कि छोटी छोटी लकड़ियों से मेरा क्या मतलब है। ऑब्वियसली डैनियल को ये तीसरा बिजनेस सुन के काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है और डैनियल इन लोगों को कभी भी माफ नहीं करेगा, ऐसा वो अपने मन में बोल रहा होता है। और आपको बता दूं तीसरा जो ये एरिया है ये बाकी के चारों गैर कानूनी बिजनेस से ज्यादा पैसा कमाता है। और ये जगह बाकी के 4 जगहों से काफी ज्यादा बेरहम भी है। बुशान का क्रू हेड छोटी लकड़ियों को शिप्स में सप्लाई करता है, लेकिन अगर पुलिस इन लोगों को पकड़ने के लिए आ जाती है तो वो लोग शिप्स के साथ ही छोटी लकड़ियों को पानी में डुबा देते हैं। और ऑब्वियसली ये चीज काफी बुरी है, लेकिन डैनियल लोग वहाँ पे नहीं जाते क्योंकि डैनियल ने वहाँ पे जाने के लिए पहले ही किसी को चुन लिया होता है। डैनियल ने किसी ऐसे इंसान को चुना होता है जिसके ऊपर डैनियल को काफी ज्यादा यकीन है और वो इंसान स्पेशली बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कोई ऐसा इंसान जो एक छोटी सी बच्ची का बाप भी है, यानी कि अपना इलाई जैंग, जिसको मैं कहता हूँ एली जैंग। तो खैर एली जैंग द बिग डैडी एरिया 3 में पहुंच चुका होता है और वहाँ के लोगों को कहता है तुम लोग छोटी लकड़ियों की स्मगलिंग करते हो है ना, मेरे सामने अपने हेड को बुला के लेके आओ, मैं डायरेक्ट उससे ही बात करूंगा। और यार यहाँ पे एली जैंग पहुंच चुका है, इसका मतलब यहाँ पे आगे खून खराबा हो सकता है। दरअसल एली जैंग यहाँ बुशान में चक क्वैक और जस्टिन पैंग के बारे में कुछ पता करने के लिए आ रखा होता है और वो यहाँ पे डैनियल से मिल जाता है। और ऑब्वियसली डैनियल के कहने पे वो डैनियल लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो चुका होता है। तो खैर इसके बाद सिर्फ बचता है बुशान का चौथा एरिया और उस एरिया में डैनियल खुद जाता है जे के साथ। एरिया नंबर 4 का नाम होता है जगलची मार्केट। ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे बड़ी मात्रा में सी फूड मिलता है। जे को लग रहा होता है जगलची मार्केट में गैर कानूनी तरीके से सी फूड की खरीदारी या फिर उन्हें बेचा जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये बाकी के 3 एरिया से बहुत अलग होता है। दरअसल यहाँ पे जो बिजनेस चल रहा होता है वो काफी लंबे समय से चल रहा होता है और ये वाला बिजनेस मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अच्छा लगा है। यानी कि ये बिजनेस होता है एरिना का, जहाँ पे फाइट्स होती हैं। यहाँ पे अगर किसी भी सेलर के बीच में या फिर किसी के भी बीच में कभी पंगे होते हैं तो उनके पंगे ऐसे ही किसी गली में नहीं होते हैं, उनके पंगे होते हैं एरिना के अंदर, जहाँ पे उनके ऊपर 1-on-1 फाइट में पैसा लगाया जाता है, जिस वजह से दोनों ही फाइटर एक दूसरे के प्रति भड़ास भी निकाल देते हैं अपनी। साथ ही साथ में खून खराबे की वजह से ये धंधा भी काफी बढ़िया चलता है। इसी वजह से ये बिजनेस काफी लंबे समय से चल रहा है और काफी अच्छे से चल रहा है। ये सारी बातें जे को बताने के बाद डैनियल कहता है जे हमें यहाँ के क्रू हेड को ढूंढना होगा। जिस तरीके से हम उसको ढूंढने वाले हैं वो तरीका बहुत ही आसान है। मुझे लगता है इस एरिना का चैंपियन क्रू का हेड ही होगा, इसीलिए मैं एरिना में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ। आज रात ही एलाइट्स चारों के चारों हेड्स को डिफीट करने वाली है। यानी कि इस चैप्टर में मामला सेट हो चुका है, मसाला तैयार हो चुका है। अगले चैप्टर में पीटीजे क्या पकाने वाला है अब हमें बस ये देखना है। तो खैर गाइस ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और आप में से अगर कोई भी मुझसे कुछ भी सवाल पूछना चाहता है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हो। और ऐसा नहीं कि कोई इंसान मुझसे केमिस्ट्री के फॉर्मूले पूछ रहा है, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब ये है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के मैं सारे के सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ और जो जो सवाल मुझे इस कमेंट सेक्शन से अच्छे लगेंगे उनके ऊपर मैं एक Q&A वीडियो भी बनाऊंगा। तो मित्रों और मित्रियों अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।